हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको आईपीसी में सेक्शन 1 से लेकर 75 और 76 से लेकर 106 तक के वीडियो आपको मैं बना चुका हूं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 दुष्प्रेरण के विषय में। अब देखिए, दुष्प्रेरण क्या होता है? उकसाने की प्रक्रिया षड्यंत्र में सम्मिलित होकर आशयपूर्ण सहायता करके, इसको दुष्प्रेरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उकसाने की प्रक्रिया षड्यंत्र में शामिल होकर आशयपूर्ण सहायता करके। अब जो दुष्प्रेरण के संबंध में जो धारा है वो धारा 107 से लेकर 120 के अंतर्गत है। अब देखिए, धारा 107 क्या कहती है कि किस बात का दुष्प्रेरण। इसका एक फेमस केस है क्वीन वर्सेस मोहित। किस बात का दुष्प्रेरण? पहला, उस बात को करने के लिए व्यक्ति को उकसाना। दूसरा, षड्यंत्र करके या एक से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होकर। तीसरा, सहायता करके। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तब ये कहा जाता है कि किस बात का दुष्प्रेरण हो रहा है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ समझेंगे कि जो धारा 120 का जो का है वो अपराध षड्यंत्र को स्वतंत्र अपराध माना गया है, और धारा 120 का जो खा है वो योजना बनाकर अपराध है। ठीक है, तो ये धारा 107 हुई। अब बात करते हैं धारा 108 की। तो धारा 108 देखिए क्या कहती है कि दुष्प्रेरक एक ऐसा कार्य जो व्यक्ति विधि द्वारा समर्थ था। ठीक है, उसको दुष्प्रेरक बोला जाता है। फिर आता है धारा 108 का भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। ये धारा 108 का कहती है। फिर धारा 109 दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अव्यक्त उपबंध नहीं है। ये धारा 109 है। फिर बात करते हैं धारा 111 की। तो दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य दुष्प्रेरण किया गया है और उसके भिन्न कार्य किया गया है, उसको दुष्प्रेरक का दायित्व कहते हैं। धारा 112 दुष्प्रेरक को दुष्प्रेरित अपराध और कथित अपराध दोनों के लिए दंडित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित करता है और अपराधकर्ता चोरी के साथ घर भेदन का भी अपराध करता है। ठीक है, तो ये धारा 112 कहती है कि दुष्प्रेरक का दुष्प्रेरित अपराध और कथित अपराध दोनों के लिए दंडित किया जा सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित करता है और अपराधकर्ता चोरी के साथ साथ गृह भेदन का भी अपराध करता है, तो दोनों के लिए दंडित किया जाए। अब बात करते हैं धारा 113 की। दुष्प्रेरित कार्य से कथित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आश्रित से भिन्न है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कान ने खा को दुष्प्रेरित किया कि वो गा को गंभीर चोट पहुंचाए। उकसाने के परिणाम स्वरूप गा को गंभीर चोट पहुंचता है, जिसके कारण गा की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है? दुष्प्रेरक कार्य से कथित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व। ये धारा 113। अब बात करते हैं धारा 114, इंपॉर्टेंट है। अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की क्या उपस्थिति है? अपराध स्थल पर अपराधकर्ता के अलावा दुष्प्रेरक की स्थिति सिद्ध की जा चुकी हो। ठीक है, तो ये धारा 114 कहता है। फिर आता है धारा 115, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता। मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता। यदि दुष्प्रेरण के द्वारा अपराध कथित नहीं होता तो दुष्प्रेरक को 7 साल का कारावास की सजा होगी। यदि उस व्यक्ति को चोट पहुंचती है तो दुष्प्रेरक को 14 साल की सजा सुनाई देगी। देखिए, अगर कोई ऐसा अपराध जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय सजा है और उसका कोई दुष्प्रेरण अपराध करता है तो उसको 7 साल की सजा, और अगर मृत्यु हो जाती है तो 14 साल की सजा दी जाती है, जो उसको उकसाता है मारने के लिए। जो अपराध कथित नहीं हुआ दुष्प्रेरण के द्वारा आईपीसी में दंड का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जो अपराध कथित नहीं हुआ, जैसे अगर मान लीजिए कोई किसी को उकसाता है कि तुम इसको मार दो और वो नहीं मारता है, तो इस बात के लिए उसको सज़ा नहीं मिल सकती। ठीक है, जब वो करेगा तभी सज़ा मिलेगी। अब बात करते हैं धारा 116 की। तो कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए। कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए। इस धारा के उपधारा में वे अपराध जो केवल कारावास के दंड से दंडनीय हैं 116 के प्रथम वाक्य में उपबंधित हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध कथित नहीं होता, साथ ही दंड संहिता में
दंड के लिए प्रावधान न हो उस दशा में दुष्प्रेरित अपराध के लिए कारावास तथा जाएगा और 1/4 भाग जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये हमारी धारा 116 थी। अब बात करते हैं धारा 117 की। तो धारा 117 क्या है? लोक साधारण द्वारा 10 से अधिक व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने का दुष्परिणाम। लोक साधारण द्वारा 10 से अधिक व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने का दुष्परिणाम है वो धारा 117 है। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर 5 का है आपराधिक षड्यंत्र, जो 120 के काम में आता है। तो 120 के काम में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। अब आपराधिक षड्यंत्र होता क्या है? कोई अवैध कार्य, ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, उसको आपराधिक षड्यंत्र बोला जाता है। इसमें एक केस है फेमस, तमिलनाडु वर्सेस नवीनी राजीव गांधी हत्याकांड है। इस धारा को आईपीसी संशोधन अधिनियम 1913 की धारा 4 द्वारा अध्याय 5 की धारा 120 का पृथक अपराध में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, संशोधन में 1913 की धारा 4 द्वारा अध्याय 5 खा में 120 का को पृथक अपराध में शामिल किया गया। आपराधिक षड्यंत्र में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का शामिल होना जरूरी है। अब 120 खा क्या है? आपराधिक षड्यंत्र का दंड, किसी तरह का अपराध उस हिसाब से दंड, जिस तरह का अपराध होगा, जिस तरह का अपराध में आपराधिक षड्यंत्र होगा उस हिसाब से दंड होगा। फिर आता है अध्याय 6, ये धारा 121 से 130 के बारे में बताती है, राज्यों के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो धारा 121 क्या है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, ये धारा 121 कहती है। इसमें एक फेमस केस है गणेश डी सावरकर। अब आता है धारा 121 का दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर षड्यंत्र करेगा, उससे मृत्यु या आजीवन कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। फिर आता है धारा 122, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करना, ये धारा 122 के अंतर्गत। फिर धारा 124, किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग करने के लिए, ये धारा 124 में आता है। अवरोध करने के आशय से राष्ट्रपति व राज्यपाल के आदि पर हमला करना, अगर राष्ट्रपति व राज्यपाल हमला करता है तो धारा 124 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होता है। इसकी जो सजा है वो 7 वर्ष और जुर्माना दोनों। अब बात करते हैं धारा 124 का की राजद्रोह, जब कोई बोले गए तथा लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा घृणा या अपमान पैदा करेगा या प्रयत्न करेगा, मतलब कोशिश करेगा, आजीवन कारावास जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अर्थात राज्य की मानहानि से है, इसका संबंध राज्य की मानहानि से है, जिसे धारा 500 के अंतर्गत दोषी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति करता है तो यदि कोई समुदाय करता है तो 153 का दंडनीय अपराध होगा। इसमें एक फेमस केस है केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार स्टेट। 122 और 126 में तैयारी का मामला है। अब इसमें हम बात करते हैं चैप्टर 8 की। तो देखिए चैप्टर 8 क्या है? लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के विषय। अब इसको थोड़ा सीरियल से समझिएगा। धारा 141 कहती है विधि विरुद्ध जमाव, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमाव होना वह विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। 142 जो है वो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। 143 में दंड है। 144 क्या कहता है? देखिए सीआरपीसी की जो 144 है वो मजिस्ट्रेट के आदेश पर लगाया जाता है, और ये आईपीसी का जो 144 है घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना अगर होता है तो आईपीसी की धारा 144 के तहत 2 साल का सादा या कठोर कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ये धारा 144 कहती है। अब बात करते हैं धारा 145 की। विधि विरुद्ध जमाव को यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समावेश दे दिया गया है फिर भी उसमें सम्मिलित होना या बना रहना। जब पुलिस आदेश दे देती है कि भीड़ को तितर बितर हो जाना चाहिए और आदेश के ना मानने के बावजूद भी अगर वहाँ सम्मिलित होती है तो वो धारा 145 के तहत अपराध माना जाता है। फिर आता है धारा 146 बलवा करना। धारा 146 बलवा करने के लिए दंड है। दंड क्या है? 2 वर्ष का कारावास या जुर्माने से दंडित होगा। ये जितने भी दंड हैं जिसमें दंड और कारावास या दोनों से, ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर आता है धारा 151, 5 या अधिक व्यक्ति को बिखर जाने का समावेश दिए जाने के पश्चात सम्मिलित होना या बना रहना, ये धारा 151 कहता है। धारा 152, लोक सेवक जब बलवे को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना। यदि कोई सरकारी अधिकारी किसी बलवे को अगर दबा रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है और अगर उस पर कोई हमला करता है
तो वो धारा 152 के तहत अपराध माना जाता है। फिर आता है धारा 155, उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है, वो धारा 155 के लिए। फिर धारा 154, उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया जाता है, मतलब प्रतिनिधिक दायित्व जिसको बोला जाता है, ये धारा 154 के तहत अपराध माना जाता है। यदि उस भूमि का स्वामी मतलब किसी भूमि के जो मालिक है या अधिभोगी जो उसका भोग कर रहा है, अगर उस पर विधि विरुद्ध जमाव किया जाता है तो वो धारा 154 के तहत क्या माना जाता है? अपराध माना जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 159 क्या है? दंगा। दंगे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये केवल सार्वजनिक स्थान पर होता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में लड़ते हैं सार्वजनिक स्थल पर, लोक शांति भंग होनी चाहिए। और दंगे के लिए जो दंड है वो धारा 160 में है, 1 माह प्लस जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब बात करते हैं लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित अपराध। ये धारा 161 से 171 के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे पहला है निर्वाचन संबंधी अधिकार अपराधी के विषय में। तो 171A बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकारी को परिभाषित किया गया, वह व्यक्ति जो निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या ना होने पर अपना नाम वापस लेने या मत देने के अधिकार को मना करता है, उसको धारा 171 का के तहत अपराध माना जाता है। फिर आता है धारा 171 खा, जिसको रिश्वतखोरी कहते हैं, चुनाव में समर्थन के लिए पद का लालच देना, ये भी धारा 171 खा के तहत अपराध माना जाता है। फिर आता है धारा 171 का गा, निर्वाचनों में असमयक असर डालना मतलब अनुचित प्रभाव। यदि किसी व्यक्ति यथार्थ मतदाता को यह भय दिखाता है कि वह अभ्यर्थी जो चुनाव में खड़ा है वो उसी को वोट डाले, नहीं तो उसे अनुचित प्रभाव माना जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको धारा 171 चा के अंतर्गत दंड है, 1 साल का कारावास तथा जुर्माने से दंडित होगा। तो 171 गाँव में कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा है और उसके जो सपोर्टर हैं वो किसी व्यक्ति को धमकाते हैं कि अगर तुमने इसको वोट नहीं डाला तो तुम्हारे साथ गलत होगा, तो उन लोगों के खिलाफ 1 साल का कारावास और जुर्माने से दंड है। धारा 171 का डी रिश्वत के लिए दंड है, ठीक है। धारा 172 समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार होना। अगर कोई समन की तामील नहीं करता और उनकी अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाता है तो उसके लिए दंड है, 1 माह का कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब बात करते हैं धारा 177 मिथ्या इत्तिला देना मतलब झूठी सूचना देना। अब बात करते हैं धारा 186 की, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, ये भी एक तरह का अपराध है धारा 186 के अंतर्गत। फिर आता है धारा 187 लोक सेवक की सहायता करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, वो धारा 187 के तहत दंड माना गया। धारा 188 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, इसको धारा 188 के तहत अपराध माना गया। अब देखिए धारा 170 क्या था? मिथ्या इत्तला देना। अब धारा 191 में है मिथ्या साक्ष्य देना, ठीक है। धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, अगर कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है बनाता है। 193 में क्या है? धारा 191 और 192 में कथित अपराधों के लिए दंड है जो 7 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 195 में क्या है? अगर कोई आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने हेतु मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है तो उसके लिए दंड है। फिर आता है धारा 195 का, ये सन 2005 में जोड़ा गया, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये सन 2005 में जोड़ा गया, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना अथवा उत्प्रेरित करने का प्रलोभन देना, ये धारा 195 का के तहत अपराध माना गया। फिर आता है धारा 212 अपराधी को संशय देना। यदि कोई व्यक्ति ये जानता है कि वह अपराधी है और उसे छुपाता है या संशय देता है मतलब आसरा देता है तो उसको 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। फिर आता है धारा 228 इम्पॉर्टेंट है, न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवकों का शासन अपमान व कार्य में विघ्न डालना मतलब न्यायालय की अवमानना करना, ये भी आईपीसी की धारा 228 के तहत अपराध माना गया। अब इसमें आता है धारा 228 का बलात्कार की शिकार हुई महिला व बालिका पीड़ितों के नाम या पहचान का उल्लेखन करने से बचना चाहिए।
नहीं तो ये भी 228 का के तहत अपराध माना गया और इसको अभी हाल फिलहाल में ही जोड़ा गया है, नया लेटेस्ट। अब आता है चैप्टर 12। चैप्टर 12 है सिक्कों व सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध। तो 230 में सिक्कों की परिभाषा दी है, 231 में सिक्कों का कूटकरण। अगर कोई डुप्लीकेट सिक्के बनाता है तो उसको 7 वर्ष की सजा व जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। नहीं, इसमें 7 वर्ष की सजा व जुर्माना दोनों से। धारा 232 भारतीय सिक्कों का कूटकरण। अगर कोई भारतीय सिक्कों का डुप्लीकेट करता है तो उसे आजीवन कारावास मतलब अर्थात 10 वर्ष और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। फिर आता है धारा 233 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना, मतलब जिस सामान का यूज़ करके वो नकली सिक्के बना रहा है, तो वो धारा 233 के तहत अपराध माना गया आईपीसी में। फिर आता है धारा 234 भारतीय सिक्के के कूटकरण के उपकरण बनाना व बेचना। अगर जिस उपकरण से वो डुप्लीकेट सिक्के बना रहा है, अगर उसके उपकरण को कोई बेचता है या बनाता है तो वो धारा आईपीसी के 234 के तहत अपराध माना गया। धारा 235 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना। अगर कब्जे में रखता है तो भी आईपीसी की धारा 235 के तहत अपराध माना गया। फिर आता है धारा 236 भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्परिणाम। आईपीसी की धारा 236 के तहत अपराध माना गया। धारा 237 कूटकृत सिक्कों का आयात व निर्यात करता है, ये भी अपराध है। धारा 238 भारतीय सिक्के के कूटकृतियों का आयात निर्यात करता है। फिर आता है 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। 256 में सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के उपकरण को कब्जे में रखना, आईपीसी की धारा 256 के तहत उसको अपराध माना गया। फिर आता है धारा 257 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना व बेचना। धारा 258 कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय करना। धारा 259 सरकारी कूटकृत स्टाम्प कब्जे में रखना। धारा 263 का बनावटी स्टाम्प का प्रतिषेध है। धारा 264 से 266 खोटे बाट या माप के अपराध के विषय में। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं अध्याय 14 की, लोक स्वास्थ्य सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। ये आता है धारा 268 से 294 तक। अब धारा 268 में लोक न्यूसेंस की परिभाषा दी है। वह व्यक्ति जो कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें लोग को या जनसाधारण को आसपास संपत्ति का अधिभोग रखता है, कोई सामान्य क्षति संकट या क्षोभ खरीद करता है, तो 268 में लोक न्यूसेंस की परिभाषा दी। 269 संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना। 270 संकटपूर्ण रोग को फैलाना 2 वर्ष का जेल और जुर्माने से, जैसे कोरोना में हुआ। 273 मिलावटी खाद्य व पेय पदार्थ का विक्रय करना। 270 लोक जल स्रोत व जलाशय से मिलावटी करना, ये 277 है। फिर इसके बाद आता है 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना, उसको आईपीसी धारा 273 की तरह अपराध माना गया। धारा 279 अगर कोई लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाता है या हाँकता है तो उसको भी आईपीसी की धारा 279 के तहत अपराध माना गया। धारा 280 जलयान के उतावलेपन से चलाना, जलयान को उतावलेपन से चलाना, उसको धारा 280 के तहत अपराध माना गया। 289 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करना, ये 289 है। धारा 292 इसको हिकलिन का नियम कहते हैं। यदि कोई अश्लील पुस्तकों का विक्रय करता है तो धारा 292 के तहत अपराध माना गया। फिर आता है धारा 293 व्यक्ति को अश्लील वस्तु का विक्रय जिसकी एज 20 से कम हो, वो आईपीसी की धारा 293 के तहत अपराध माना गया। फिर धारा 294 अश्लील कार्य और गाने गाता है, उसको आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध माना गया। धारा 294 लॉटरी कार्यालय रखना, ये भी एक अपराध माना गया आईपीसी की धारा 294 के अंतर्गत। अब बात करते हैं चैप्टर 15 धर्म से संबंधित अपराध। ये चालू होता है धारा 295 से। किसी धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या उपचित करना, ये एक तरह का अपराध माना गया। 295 का धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से कुछ कहना। धारा 296 धार्मिक जमाव में विघ्न डालना। अगर कोई धार्मिक जमाव है
पंडाल है, अगर उसमें कोई विघ्न डालता है तो आईपीसी की धारा 296 के तहत अपराध माना गया। धारा 297 कब्रिस्तानों में अत्याचार करना, यदि कोई कब्रिस्तान में गड़ी हुई महिलाओं के साथ कोई भी ऐसा अपराध करता है, कृत्य करता है, तो उसको आईपीसी की धारा 297 के तहत अपराध माना गया है। धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गलत शब्द बोलना, उसको धारा 298 के तहत अपराध माना गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।